तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से इनमें से कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए? टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज, ये हमने कवर कर लिया। स्मूथ कर्व्स होते हैं, मतलब कि कैसा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो आप इस तरीके से नहीं बनाओगे उनको, ठीक है। इट शुड बी अ स्मूथ कर्व, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। वहां पे कहीं पे भी आपको एकदम शार्प टर्न नहीं लेने हैं, ओके। ऐसे जाते जाते और एकदम ऐसे ऐसे नहीं मोड़नी है, ओके। इफ यू वांट टू turn it, then it has to be like this, okay. No vertices, if I say, ठीक है, कोई वर्टेक्स नहीं बनाना है इनमें। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्मूथ कर्व्स। स्मूथ कर्व्स होते हैं ये। टेंजेंट वाला हम अभी आज बात करेंगे। फिर नो लाइंस कैन इंटरसेक्ट, इसको भी हम टेंजेंट के साथ ही बात कर लेंगे। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी बात कर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, नियर एंड फार फील्ड, ठीक है। और फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस फॉर द सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ओके। ये इन सब चीजों पे, मतलब जो भी मैं अभी बताऊंगा वो इन सब चीजों को डिपिक्ट करेगा। फिर एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर न्यूमेरिकल मिला है, तो वो करेंगे आज, ठीक है। बहुत बढ़िया है वो, आईआईटी लेवल का न्यूमेरिकल है, ओके। बट घबराना नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ओके। बस अगर आपको अपने बेसिक्स फिक्स हैं आपके, तो वो न्यूमेरिकल आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर भी है और जो भी आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा है उसके ऊपर भी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप स्मूथ कर्व्स होती हैं, ओके। हम बात करेंगे कि ये जो है, इनकी जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ओके। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गवर्न बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? एरो से, राइट। आप लोग बोलोगे कि भैया ये पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, अगर आप नेगेटिव चार्ज ले लो तो हमने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से लेके और नेगेटिव चार्ज तक वो जाएंगी, राइट। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, ओके। तो अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी गिवन पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, ओके, लेट मी आस्क दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत पहले से भी समझती आ रही है, शायद 10th में भी पढ़ाया था, है ना, कि जो भी आपकी इस तरीके की लाइंस बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी सुबरचा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी दो चीजें रहेंगी, एक तो होगी इसकी डायरेक्शन और एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, राइट। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन निकालनी जरूरी है। और इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से? जब आप स्मूथ कर्व बोल देते हो, मतलब कि ये घूम जाएगा भाई। अगर ये घूम जाएगा तो किसी भी गिवन पॉइंट पे आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो किसी भी, हमेशा याद रखना, इस तरीके की घूमी हुई चीजें, चाहे वो ऐसे सर्कुलर घूम रहा हो, चाहे वो इस तरीके से घूम रहा हो, या कैसे भी घूम रहा हो, तो आप हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हो भाई? हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, आप टेंजेंशियली बना लेते हो यार, राइट। अगर मेरे को इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बनानी तो इस तरीके से चली जाएगी, इस पॉइंट पे इस तरीके से चली जाएगी, ऐसी थी ना? ये डायग्राम याद आ रहा है ना? सर्कल हाँ भैया। राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स जब पढ़ी थी, ठीक है, उस टाइम पे, तो ऐसे ही इसका होता है। तो टेंजेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। अब टेंजेंट देखो दो तरीके से बन सकती है, एक तो इधर ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी, ये पूरी यही तो टेंजेंट है, सेम। तो अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर होगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, इधर नहीं होगी, आउटवर्ड होगी। मतलब इससे इसकी तरफ अलोंग जाते हुए बाहर की तरफ निकलेगी, टेंजेंशियली आउटवर्ड, ओके। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो एरो है उस एरो का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक्स पूछे जाते हैं कि भाई ये डायरेक्शन कैसे होती है, तो टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। अगर लाइन ही सीधी है तो इसकी टेंजेंट कहाँ है? इसी पे बनेगी, तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइन सीधी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई शाना बच्चा बोलता है भैया इसकी बताओ, तो भाई स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट कहाँ बनेगी? उसी पे तो बनेगी, ऊपर ही तो बनेगी टेंजेंट, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। पक्की बात। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में, इस डायरेक्शन से रिलेटेड, हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर किसी को 10वीं क्लास याद हो तो, या 11th क्लास में थोड़ा सा। हाँ बोलो। भैया देखो, पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव में जाती है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो जो पॉजिटिव लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगी, इसलिए वो कभी अट्रैक्ट ही नहीं होते। वो रिपेल करते हैं। ओके अच्छा, चलो रिपेल तो करते हैं, ये बात तो है, लेकिन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि रिपेल करते हैं। दैट्स व्हाट यू मीन। एक और फंडा भी है। दूसरा फंडा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरसेक्ट कर दिया, एक लाइन ने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, एक लाइन ने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर दिया, रुक जाओ, वो उनकी डायरेक्शन, यस एग्जैक्टली। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे डायरेक्शन पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप दुविधा में आ जाओगे, राइट? टेंजेंट कहाँ बनाऊं, इसके अलोंग बनाऊं या फिर इसके अलोंग बनाऊं? टेंजेंट कहाँ बनाऊं, राइट? इस लाइन के अलोंग बनेगी टेंजेंट या फिर इस लाइन के अलोंग बनेगी टेंजेंट? तो हमें नहीं पता, राइट? और दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती किसी एक वेक्टर क्वांटिटी की, एक वेक्टर क्वांटिटी की एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसलिए भी ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, समझ में आ गई बात? तो कभी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरा एक और पॉइंट है जो साहिल ने बोला है, वो भी वेरी ट्रू है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है। क्या किया कि हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे है और हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यू चार्ज निकाल दिया। ओके, तो क्या होता है, देखो, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा इस तरीके से, ठीक है, और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा इस तरीके से। अब होना क्या था, होना यह था कि इसको सीधा सीधा चले जाना था और इसको भी सीधा सीधा चले जाना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमने क्या देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये थोड़ा सा आगे जाके ऐसे टिल्ट हो जाता है, राइट, और ये भी इस तरीके से टिल्ट हो जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, राइट? ये कभी भी इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते, तो आप करेंगे क्या, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट, जैसे पॉजिटिव चार्ज से जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकलती है, तो अगर सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप पढ़ रहे हो, तो वो हमेशा आपस में क्या करती हैं, रिपेल इफेक्ट दिखाती हैं। ओके, कैसा इफेक्ट दिखाती हैं, रिपेल इफेक्ट दिखाती हैं। और यही हमें जस्टिफाई करता है कि दो सेम चार्ज के बीच में, मतलब लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। व्हाई? बिकॉज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो रिपेल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करेंगी, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स कैसी लग गई, रिपल्सिव फोर्स लग गई, मतलब वो एक दूसरे को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगी, राइट? ये स्ट्रेट होना चाहिए तो इस पे फोर्स लगाएगी, अगर ये कुछ नहीं है तो इसको पीछे धक्का दे देगी। ये समझ रहे हो आप? ठीक है, इस तरीके से एक रिपल्सिव इफेक्ट आता है। अगर ये दोनों सेम पावरफुल है तो क्या होगा, दोनों एक बीच का रास्ता चुन लेंगे और दोनों चलते रहेंगे, लेकिन रिपल्सिव हमेशा बनी रहेंगी, मतलब एक फोर्स जो रिपल्सिव है वो लगी रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो हार मान जाएगा, नहीं। ओके, समझ में आ रही बात? ओके, एक और चीज, अगर मैं बोलूं इसका आंसर देना मुझे, अगर मैं बोलूं कि इस तरीके की मैं ये पॉजिटिव क्यू चार्ज बना रहा हूं, ठीक है, और ये मैंने लाइन बना ली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने इस तरीके से बना ली, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ओके, इस फ्रेम में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इस फ्रेम में अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये जो लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां टर्मिनेट होगी? इन्फिनिटी। साहिल बोल रहा है इन्फिनिटी। आर्यन? हाँ भैया, जल्दी बोल। नहीं जितना उसके पास चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड जितनी उसकी रेंज होगी, हाँ, रेंज के हिसाब से चले जाएगा, फिर उसके बाद रेंज के हिसाब से जाएगा, आके वो खत्म नहीं हो जाएगा।
एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी। ओके, मतलब इन्फिनिटी नहीं है, सम फाइनाइट डिस्टेंस, आई डोंट नो व्हाट द फाइनाइट डिस्टेंस इज, राइट? हाँ, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। साहिल, आप भी यही बोल रहे हो? यू वांट टू स्विच योर आंसर? ना बस यही। ओके, अनु? नहीं, बस सुवचा? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं तक जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वही तो पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं, है ना? आप उस पे थोड़ी दूसरा क्वेश्चन थोप दोगे कि भाई जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक तू रहेगी, वो तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही उस चीज को डिपिक्ट कर रही हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक रहेगा। पता नहीं। पता नहीं। सुवर्चा? उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ तक जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ठीक है। कृष्णा? उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा ना, मतलब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। यशवीर? चार्ज की कैपेसिटी। हाँ। यशवीर? यशवीर? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे पहला पॉइंट क्या था कि वो पॉजिटिव से इनिशिएट होती है और टर्मिनेट कहाँ होती है? नेगेटिव। नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस फ्रेम में नेगेटिव नहीं है, आपको नहीं पता नेगेटिव कहाँ है, तो क्या ये लॉ या ये रूल टूट जाएगा? नहीं। तो फिर नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव पे। जब आपको पता नहीं है कि ओके, जब आपको पता नहीं है कि नेगेटिव कहाँ है तो नेगेटिव कहाँ है? इंफिनिटी पे। Yes. When you don't know where the position is, you say negative is at infinity. तो टर्मिनेट कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे। अब जो आपकी कैपेसिटी की बात आती है, तो कैपेसिटी की बात यहाँ, ये जो कैपेसिटी की बात आप बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बस उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है। कैसे कम होती चली जाती है? देखो यहाँ पे एंगल कितना है? एक एक्स। यहाँ पे एंगल कितना है? वाई। और आगे तक बढ़ा दो भाई, यहाँ पे एंगल कितना है? राइट। एक्स इज स्मॉलर देन वाई, स्मॉलर देन जेड, राइट। ये एंगल क्या डिपेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो जो एक्स है, मतलब ये एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो जाएगा। तो वीक होता चला जाएगा लेकिन खत्म नहीं होता, याद रखना इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो भैया मतलब आप कह रहे हो कि बहुत धीरे धीरे चलेगा बेशक से, लेकिन जाके खत्म होगा नेगेटिव पे। चलता नहीं है, मतलब उसका इफेक्ट हल्का होगा। हाँ। उसका इफेक्ट कम होगा। अगर बहुत दूर है तो वो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा उस चार्ज पे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? फोर्स लगाने की रेंज है यार, है ना। तो वो जो फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, फेयर इनफ, बट होगी। ओके, वो होगी, वो खत्म नहीं होती, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। टर्मिनेट कहाँ होगा? नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा। अगर आपको पता नहीं है कि नेगेटिव कहाँ है तो वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कहाँ होती हैं, तो हमेशा नेगेटिव आंसर आता है उसका, कि नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं जाके। ओके, अगर आपको थोड़ा घुमा के पूछे कि कोई नेगेटिव चार्ज हमें नहीं पता कहाँ पे है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ स्पेस कहाँ जाएंगी, तो वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। वी डोंट नो वेयर द नेगेटिव चार्ज इज। ओके, तो वो इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जाएंगी वो आगे। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का होता चला जाएगा,
फेयर इनफ। हल्का क्यों होता चला जाएगा? क्योंकि देखो एंगल इन दोनों के बीच में बढ़ता चला जा रहा है, कोई भी दो लाइंस के बीच में एंगल बढ़ता चला जा रहा है, मतलब उस रेंज में उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, वीक है, बट है। समझ में आ रही बात? हाँ भी। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है, और ये मैं ऑलरेडी शायद ओके, एक और चीज बता देते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा कहीं से डायग्राम कहाँ से आया वो छोड़ दो, ठीक है। HC वर्मा में है डायग्राम ये, लेकिन ये क्वेश्चन भी है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे एक डायग्राम दे दिया आपको इस तरीके से, और फिर उसके बाद ऐसा, ये बना कैसे, क्या हुआ, वो छोड़ दो आप, ठीक है। बस डायग्राम है आपके पास, ये है, ठीक है। तो इसके बाद ये ऐसे स्मूथ है, ओके। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ही इधर, और ये, ठीक है। थोड़ी सही नहीं बनी, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है आपके पास, ये कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? पॉजिटिव चार्ज से आ रही होगी, बट ऑब्वियस, ठीक है। कहां जाएगी? नेगेटिव चार्ज को जाएगी। हमें नहीं पता पॉजिटिव चार्ज कहां है, नेगेटिव चार्ज कहां है। फेयर इनफ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा, और C पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है? ज्यादा कहाँ है? कंपेयर करो इन तीनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपेयर करो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ए, पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो इन तीनों को आप कंपेयर करो कि कहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या पता चला? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब जब पास हुई हैं, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आती हैं, तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, हाँ या ना? हाँ भैया, हाँ भाई भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हैं तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे वीक है। फेयर इनफ? समझ में आ रही बात? ओके। ये कैसे बना ये डायग्राम वो छोड़ दो कि भाई कैसे आई है, ऐसे कैसे बन सकती हैं, वो छोड़ो। लेकिन अगर इस डायग्राम को देखो आप, और आपको ये 3 पॉइंट पे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हर एक पॉइंट पे, तो आप कैसे बताओगे उसको? तो आपके दिमाग में बस ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वो पास होती हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपेक्ट करती हैं, अगर वो दूर दूर होती हैं तो वो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपेक्ट करती हैं। यस? हाँ भैया। तो ई ए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई? स्ट्रॉन्ग है। कंपेयर टू व्हाट? भाई अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो वो कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगी ना, कोई इनफाइनाइटली मतलब राइट, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अगर बोला जाता है तो मतलब इस धरती पे सारे आदमियों से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसने भी कंपेयर कर दिया, राइट। मैं स्ट्रॉन्ग हूं, लेकिन मतलब किससे स्ट्रॉन्ग हो तुम भाई, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पे वो स्ट्रॉन्ग है, किससे? बी पॉइंट से। क्यों? कैसे पता चला हमें? ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखो, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, राइट। समझ में आ रही बात? हाँ भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों हम इसको ही कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो बन रही हैं, ओके। ये एक ही सिस्टम है, ये सिस्टम बदला नहीं है, सिस्टम सेम है, राइट। सिस्टम एक ही है, एक ही सिस्टम है जिसमें आप ए पॉइंट भी दे रहे हो और बी पॉइंट भी दे रहे हो। मैं कहीं ऐसे नहीं बना रहा, जैसे मैं पहले आपको बताया था कि आर्यन ने तो बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से 4, ठीक है। साहिल बोला नहीं मेरे को 4 नहीं बनानी, मेरे को बनानी है 6, मेरे को ज्यादा बनानी है, इस तरीके से बनानी है। अब मैं बोलूं कि ये इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, नहीं। अगर ये दोनों, जब मैं बोलूंगा कि आर्यन तू ही अगले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तब जब आर्यन बनाएगा और आर्यन ने अगर इस तरीके से बना दिया, तब मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज पे, ये बी चार्ज हो गया, ये ए चार्ज हो गया, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। कम है। समझ में आ रही है बात? मतलब एक ही बंदे को काम करना होगा, ऐसे नहीं कि तुम 2 अलग अलग लोगों के कामों को कंपेयर करने लग जाओ, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है?
ठीक है, एक ही बंदा जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है उसी बंदा वही बंदा जब सेकंड चैप्टर पढ़ेगा तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे उसकी पढ़ाई की स्पीड को। ये नहीं कि भाई आर्यन तो एक घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ता है और साहिल एक घंटे में मतलब एक घंटे में आधा ही चैप्टर पढ़ पाता है। तो हम आर्यन की कैपेबिलिटी साहिल की कैपेबिलिटी से इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, इंप्रूवमेंट कैसे बताओगे आप? जब आर्यन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा और जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, और साहिल जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है और सेकंड चैप्टर पढ़ रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है। आ रही बात समझ में? दोनों अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पे साहिल अपनी जगह बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आप कितनी भी मर्जी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप यूनिट चार्ज के लिए, आप क्यू चार्ज के लिए कितनी लाइनें खींच रहे हो। अगर आप यूनिट चार्ज के लिए 2 लाइनें खींच रहे हो तो आप जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड डबल करते जाओगे आपको ये भी डबल करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? ओके। हाँ तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि रिलेटिव डेंसिटी व्हाई आई एम सेइंग रिलेटिव डेंसिटी, कि भाई इन दोनों के बीच में कंपेयर करना हमें डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी मतलब लाइंस के बीच में कितनी दूरी है। रिलेटिव डेंसिटी डिपेक्ट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड कितनी होगी, राइट? ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी कम। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस है ज्यादा और इन दोनों के बीच में स्पेस है कम। अब ये एंगल से भी पढ़ लो भाई, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, ठीक है? जैसे समझना है वैसे समझ लो। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्लोज अगर आ गई लाइंस तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, अगर दूर दूर चली गई तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। पक्की बात? तो अब देखो वापस से आते हैं इसी क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पास पास है ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कैसा होगा, स्ट्रांग, और यहाँ पे कैसा होगा, वीक, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा वापस, स्ट्रांग। जितना ए पे था उतना ही, जितना ए पे था। तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, फेयर इनफ। ई सी इज ग्रेटर देन ई बी, फेयर इनफ। एंड ई ए इज इक्वल टू ई सी। यस, ये 3 रिलेशन आप समझ रहे हो कैसे बन गए ये 3 रिलेशन? हाँ पक्की बात है? हाँ, ये ई ए, ई बी और ई सी ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो आप एक टेस्ट चार्ज लेते हो वहां पे जो अपने आप कुछ करने की काबिलियत नहीं रखता लेकिन रहता है वहां पे, राइट? ऑब्जर्वेशन करवाने के लिए, आपके एक्सपेरिमेंट के लिए वहां पे रहता है, लेकिन है उसमें कुछ दम नहीं। होली का वो बच्चा जिसके संग सब होली खेलते हैं, राइट? तो ये वो है, ठीक है? तो आप किसी भी पॉइंट पे लेते हो तो आप वो कंसीडर करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया, रिलेटिव डेंसिटी समझ में आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको पूछता है कि भाई ये बताओ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग या वीक होंगी। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग और कहाँ वीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? एचसी वर्मा का क्वेश्चन है ये, ठीक है? देख लेना नहीं तो। ओके, ऐसी आपकी बुक में बना होगा कि भाई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पीछे देखो कॉम्पिटिटिव सक्सेस में, अगर आपके पास जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें कॉम्पिटिटिव सक्सेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे के मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, ठीक है? आईआईटी सीधा डायग्राम बना के पूछ लेता है कि भाई बताओ क्या है, कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम गलत है। ओके, नेक्स्ट। ओके, काम करते हैं, क्या था? Okay, no lines can intersect perpendicular relative density of electric field lines inside conductor. Okay, near and far field. Okay, fine. Okay. ठीक है, अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आपकी, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। किससे? सरफेस के। कौन से सरफेस के? आपका कंडक्टर है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है? अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलेंगे, हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से नहीं बन सकती थीटा बना के, ये नहीं निकल सकती, हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं। ओके, अगर कोई कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी सरफेस पे बना के तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ओके, क्या ये चीज चार्ज के लिए ट्रू है? यस, वेरी ट्रू। अगर आप चार्ज के लिए बनाते हो, ठीक है, अगर आप सर्कल बनाते हो तो आप इसके भी परपेंडिकुलर बनाओगे।
ठीक है, इस तरीके से बनानी है आपको कि वो परपेंडिकुलर बने आके। समझ में आ रहा है? मतलब क्या करना है आपको, एक टेंजेंट के थ्रू टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बना दो यार, राइट। एक टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना ये लाइन है, मतलब ज्यादा मस्ती नहीं, ऐसे नहीं बना देनी या ऐसे नहीं बना, ऐसे तो ये तो ठीक है, ये इस तरीके का, ये परपेंडिकुलर नहीं बना ना, तो आपको जो भी लाइन खींचनी है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड खींचनी है। समझ में आ रहा है? रेडियली आउटवर्ड मतलब कि आप एक चक्र बनाओगे जैसे हमारे झंडे में है इस तरीके से, और ये जो चक्र है इसके अलोंग ही आप बना सकते हो हमेशा, क्योंकि ये सीधी लाइन है और ये हमेशा कैसा हाँ बनेगा, भैया 90 डिग्री का, राइट। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसे नहीं बना देगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये एक और पॉइंट हो गया आपका कि ये रेडियली आउटवर्ड होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है सिमेट्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं। अब सिमेट्रिकल किसके अलोंग होंगी? सिमेट्रिकल अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस या फिर सिंगल चार्ज भी। अब सिंगल चार्ज का कैसे होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस वाला तो बहुत सिंपल है, जैसे आपके पास यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, माइनस चार्ज, तो आप क्या करोगे, इसका एक लाइन जॉइनिंग टू चार्ज कर दोगे, ये हो गई आपकी। समझ में आ गई बात? अब जितनी लाइनें आप ऊपर बनाओगे उतनी ही लाइनें आपको नीचे भी बनानी है। समझ में आ रही है बात? ये होता है सिमेट्री, सिमेट्री फॉलो करनी है हमेशा। ओके, अगर मैंने एक लाइन इस तरीके से ऐसे बना दी तो मुझे एक लाइन नीचे से भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है और आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन दी हो रखी है तो ऊपर वाली लाइन सही नहीं है, आपको नीचे वाली लाइन भी खुद से बना लेनी है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होती है हमेशा। समझ में आ रहा है बात? पक्की बात? अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कैसा बन जाता है कि भाई मैं क्या करूं कि एक लाइन ऐसे बनाऊं और ऐसे ले जाके इसको ऐसे, और इसको भी ऐसे ले जाके इसको ऐसे, ऐसा बना दूं मैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा चार्ज बड़ा है? पॉजिटिव नेगेटिव तो फेयर इनफ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा चार्ज बड़ा है तो कैसे लगाओगे भाई? बड़ा चार्ज मतलब, बड़े चार्ज का मतलब क्या है? ज्यादा मैग्नीट्यूड। एक्टली जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे उसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल छोटा, कम छोटा। समझ में आ गई बात? अगर ये एंगल बड़ा है मतलब क्या है कि ये चार्ज बड़ा है भाई, अगर ये एंगल छोटा है मतलब ये चार्ज, सॉरी ये एंगल बड़ा है तो ये चार्ज छोटा है, और अगर ये एंगल छोटा है तो ये चार्ज बड़ा है। समझ में आ रहा है बात भाई? समझ में आ रही है कि नहीं बाकी लोग? अन्नू आ रही है। हाँ, तो ये है होता है। अभी आ रही है। तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया, प्लस चार्ज लगा, प्लस चार्ज होगा ये, और ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इन दोनों में से चार्ज कौन सा बड़ा है, तो आप आराम से बोलोगे कि ये अगर आपका Q1 है और ये Q2 है तो आप बोलोगे Q2 बड़ा है Q1 से। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव है वो बात अलग है, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग चीज है ना, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर से यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हो ना कि Q2 बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। यस, क्लियर है मामले? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इनसाइड द कंडक्टर वाला केस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बुक में ये लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है ना? हाँ। लेकिन अगर मैं आपको चैलेंज करूं, जैसे ये सबने बुक में पढ़ा है ना, लेकिन किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा कि 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था। 10th क्लास में आप क्या करते थे? करंट को, एक कंडक्टर के अंदर से करंट को ले जाते थे भाई। हाँ, और उसके पास से कॉइल घुमाते थे। हाँ, करंट ले जाते थे ना अंदर से। करंट अंदर ले जा रहे हैं मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं अंदर। हाँ भैया। भाई अगर करंट जा रहा है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, तभी तो फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। अगर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, अगर चार्ज है अंदर
और वो चल रहा है, और वो अपनी मर्जी से तो चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई फोर्स है जो उसको चला रही है। हाँ भैया। और वो फोर्स कौन सी होगी? वो फोर्स कहां से आई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ भैया। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर में, हम 10वीं क्लास में पढ़ के आए कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन एक जो पॉइंट है वो चीज क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ले ली हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होंगे, वो होंगे तो सही लेकिन वो मूव नहीं हो रहे। अगर वो मूव नहीं हो रहे तो क्यों नहीं मूव हो रहे? क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब आपका क्या होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसीलिए वो मूव नहीं कर रहे। हेंस वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। समझ में आ गई बात? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर तो करंट हो जाएगा भाई, करंट चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो करंट को होने के लिए मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर करंट नहीं आ रहा हमें मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और करंट कब नहीं आता? जब चार्ज रुके हुए हैं, चार्ज रुके हुए, जब चार्ज चल नहीं रहे, राइट? तो जब चार्ज रुके हुए रहते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई यही तो पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं अभी तक करंट चलाया नहीं, चार्ज मैंने चलाया नहीं कहीं। हम फिक्स मान लेते हैं भाई ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, हम फिक्स मान लेते हैं। ये तो नहीं बोलता मैं कि ये पॉजिटिव चल दिया और ये नेगेटिव चल दिया, ऐसा तो नहीं बोला कभी भी। नहीं भैया, फिक्स माना है अभी तक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये। ओके ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 प्रोवाइडेड इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके ओके, अब एक और नियर एंड फार फील्ड को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, नियर एंड फार फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नियर एंड फार फील्ड का ये आईआईटी लेवल पे है, नियर एंड फार फील्ड। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, समझ में आया तो ठीक है, ज्यादा दिमाग को तान देने की जरूरत नहीं है। पर एक अच्छा टॉपिक लगा मुझे तो मैं बोला चलो पढ़ा देते हैं, बढ़िया है। देखो नियर एंड फार फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पे और नेगेटिव क्यू चार्ज है। ओके, इसमें से एक लाइन मैंने सिमेट्रिकल, देखो लाइन बनाओगे सिमेट्रिकल हमेशा बनाना। ओके, उसमें क्या है कि दो आपने लाइनें ऊपर से निकाल दी और दो लाइनें आपने नीचे से निकाल दी। आपको सिमेट्रिकल कहाँ करना है भाई? इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल बनाना है। मतलब अगर दो लाइन ऊपर है तो दो लाइन नीचे है, और ये अच्छे से बननी चाहिए, जैसी वो बन रही है वैसे ही बननी चाहिए, राइट? अब आप एरो लगा दो क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या किया कि ये चार्ज है थोड़ा बड़ा, अगर ये चार्ज बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? इसको Q1 Q2 ले लेते हैं। अगर ये चार्ज बड़ा है मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा जाएंगी भाई, क्योंकि मैं ही बना रहा हूं ना। ये थोड़ी है कि मैंने Q1 मैंने बनाया और Q2 को मैंने Rn से बनवाया, ऐसा तो नहीं है, मैं ही बना रहा हूं। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर Q चार्ज के लिए मेरे पास 4 लाइनें बाहर निकलनी चाहिए, 4 लाइनें, तो अगर 2Q ले लूंगा तो कितनी लाइनें बाहर निकलनी चाहिए? 8 लाइनें। 8। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से होगा मामला, और दोनों चार्ज मैं ही बना रहा हूं, मतलब कि कितनी लाइनें बाहर आएंगी पर यूनिट चार्ज वो मैं ही डिसाइड करूंगा, और मेरे लिए फिक्स होगा वो। हाँ भैया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ये चार्ज थोड़ा सा बड़ा है, वो चार्ज बड़ा कैसे बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक दो लाइन यहाँ से और निकाल दी। अगर मैंने ये दो लाइन आगे और निकाल दी मतलब क्या है कि ये Q1 बड़ा है यार, ये तो सिंपल भाषा आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भैया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा निकल रही हैं किसी चार्ज में से तो वो चार्ज बड़ा है। हाँ भैया। क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कैसे हो सकता है? जब उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। ओके, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये तो हमने नियर से देखा मामला, नियर से तो मामला सही है बिल्कुल, ये पास से देखा हमने इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको दूर से देखते हैं, मतलब यहाँ पे खड़े हो गए भाई, यहाँ से देख रहे हैं। तो अब यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये दो चार्ज बहुत दूर नहीं है, बहुत पास पास है, तो हमें ये दो चार्ज अलग अलग तो दिखते ही नहीं है। हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम ये चार्ज एक ही डब्बे के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। हम ये ऐसा मानते हैं कि भाई हमारे पास ये एक डब्बा है बस, राइट?
भाई Q1 और Q2 अगर हम बहुत दूर से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात? हाँ, अगर पास से हाँ देखेंगे भाई। तो समझ में आएगा, लेकिन अगर बहुत दूर से अगर हम देखेंगे तो कोई डिस्टेंस नजर नहीं आता, राइट? अगर आप पलवल को देखो तो पलवल अगर आप अंदर घुसोगे तो आपको आदर्श कॉलोनी, मोतीराम कॉलोनी, सुखराम, ये वो फलाना ढिकना सब नजर आएगा, राइट? लेकिन अगर आप ऊपर से देखो, कब? जब आप गूगल अर्थ में ऊपर करते चले जाते हो तो पलवल छोटा होता चला जाता है और एक बिंदु सा हो जाता है, हाँ राइट? भाई। और ऊपर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा भाई, फिर तो और नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि आर्यन के घर में और मेरे घर में कितना डिस्टेंस है बताओ, तो कोई बता सकता है? नहीं। नहीं ना, तो वो बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया, मतलब नेग्लिजिबल है वो डिस्टेंस, हाँ भाई। ठीक है? तो अगर हम इतना दूर चले गए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, तो हमें क्या दिखेगा? हमें ये दिखेगा कि एक चार्ज है, एक डब्बा है जिसमें से दो लाइनें बाहर आ रही हैं, बस दो लाइनें बाहर आ रही हैं, समझ में आ रही है बात? हमें क्या लगेगा कि एक डब्बा है और उसमें से दो लाइनें बाहर आ रही हैं, हाँ ठीक है? तो अब क्या होगा कि एक लाइन तो इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है भाई, दो लाइनें एक ही तरफ से निकल रही हैं बस, राइट? एक लाइन ऊपर निकल गई और एक लाइन नीचे निकल गई। तो अब यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि इस सिस्टम का चार्ज कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम का चार्ज कितना होगा, बताओ कैसा होगा? पहले तो ये बताओ कैसा होगा, हाउ, नॉट हाउ, कैसा मतलब? कैसा होगा इसका चार्ज? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही हैं? बाहर की तरफ निकल रही है ना, तो कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ इसका तो होगा पॉजिटिव समझ में आएगा ना? बाहर से देखा हमने तो दो लाइनें बाहर निकल रही हैं बस,